नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल की वीडियो में हमने कृषि व्याख्याता भर्ती 2018 के ऊपर कुछ बातें आपसे कही, कुछ अपने मत आपको हमने बताए और उसी को लेकर के हम लोग आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज जो भी कार्य हुआ उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कल मैंने काफ़ी स्पष्ट तरीके से आपको बताया कि लेक्चरर के अंदर जो 3 योग्यताएं हैं वो क्यों ज़रूरी है और इसकी महत्वता कितने हद तक आपको प्रभावित कर सकती है, और जो अन्य विद्यार्थी हैं वो इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इस योग्यता पे पर्दा डाल रहे हैं, ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़ना चाहे वो मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके सुबह 8 बजे से पहले मुझे एक बार अवगत जरूर करवा देवे। कई लोगों ने फ़ोन भी किया है, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने फ़ोन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मेरे सहपाठी है जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, सजेस्ट किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ हमारे साथ की गर्ल्स हैं, उन्होंने भी कोऑपरेट किया है और वो भी आगे आकर अपनी जो एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है उस पर सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको भी धन्यवाद इस चीज़ के लिए। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हमने क्या किया है और हम इस जो योग्यता को लेकर अपना जो एक नया विचार क्रिएट कर रहे हैं, नया एक मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं। क्या ये सक्सेस हो भी जाएगा, नहीं होगा, कितना पैसा लगेगा। हर विद्यार्थी का जब मेरे पास कॉल आता है तो उसका यही विचार रहता है, सर पैसे कितना लगेंगे उमाशंकर जी। तो पैसे के लिए तो आप मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लेक्चरर में कितना कमा लेंगे, आपकी एक महीने की सैलरी है ना, उतना पैसा भी नहीं लगेगा इसमें, अभी मान के चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छी न्यूज़ बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज कुछ विशेष व्यक्ति थे जिनको ऐसे जो केस होते हैं जिनमें योग्यता को लेकर कोई आपत्ति आई हो या बीएड या रिजल्ट को लेकर कोई विशेष आपत्ति आई हो, तो ऐसे मैटर को जिन्होंने सॉल्व किया हो उन लोगों से हमने राय ली है, मीटिंग रखी है, बाकायदा मिले भी हैं। बहुत ही रेस्पेक्टेबल और वेल एजुकेटेड पर्सन है जिनसे हम मिल के आए हैं। तो उन्होंने भी हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है कि आप जो मैटर को क्रिएट कर रहे हैं वो वास्तव में मैटर है ही नहीं, ये तो आरपीएससी को खुद को लागू करना चाहिए। फिर भी आप अवेयर रह करके इस मैटर को क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा, बीएड जो अपेयरिंग वाला मैटर है इस पे भी उन्होंने हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है कि इसका भी जितने चांसेस हैं रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में केवल 3 विषय के विद्यार्थी, एमएससी, बीएड, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की जो भी है विद्यार्थी वो इससे जुड़े, क्योंकि आगे क्या होगा वो आपको पता है कि जब गवर्नमेंट कोई गलती छोड़ देती है, गलती कर देती है या फिर विद्यार्थियों की मांग नहीं सुनती है तो उसमें विद्यार्थी किसका सहारा लेता है? न्यायपालिका का। तो अब वो किस प्रकार से सहारा लगेगा वो आप जानते हैं, बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं, मेरे से बेहतर तरीके से आपको पता है। तो करना ये है कि उसमें
देखो आप लोग समर्थन दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं देंगे तब भी मैं तो काम करूंगा। मैंने आपसे पुरानी क्लास में भी यही कहा था कि आप लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो सबके लिए बेस्ट है, बाकी मैं किसी के लिए रुकने वाला नहीं हूं। मैंने खुद ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अकेले के दम पे ली है। मैं किसी के भरोसे नहीं चल रहा कि भाई 2 लोग मेरे साथ में आएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं। लेकिन साथ में आएंगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। गवर्नमेंट भी इस चीज को देखते हैं कितने लोग पीड़ित हैं, वास्तव में जो डिमांड रखी जा रही है वो लायक है कि नहीं है, और फिर हम तो नियम कायदे के अनुसार काम करेंगे। अभी मेरे पास फोन किया था सुबह, मेरे एक बैचमेट है जिन्होंने, अजीज मित्र भी हैं, कि या तो लेक्चरर्स में 3 विषय को लागू करो, या फिर अगर आप लेक्चरर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप केवल कृषि को जोड़ते हो तो फिर एमएससी होती है लगभग 17 विषय से, तो आप उन सभी 17 विषय को 12वीं में लागू करो। भाई दोनों में से काम तो करना पड़ेगा। या तो 12वीं में जो विषय हैं उन विषय से ही एमएससी वाले बंदे को आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल बनाओ, या फिर आप अगर सारी एमएससी को ही एलिजिबल मान रहे हैं, सभी स्ट्रीम को एलिजिबल मान रहे हैं, तो फिर 12वीं का जो सिलेबस है उसमें इस प्रकार से बदलाव करो कि उसमें सभी विषय का मैटर मिले। और जितना मेरा मानना है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल डब्ल्यू में होता है। उसका सिलेबस कितना बड़ा है वो आप भी जानते हैं, बखूबी तरीके से देखा है आपने, एओ की एग्जाम दिए जिसमें। तो स्पष्टीकरण ये निकलता है कि हमारे पास और विकल्प है नहीं। दूसरी बात, आरपीएससी इस पे खुद कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि उनको ही नहीं पता करना क्या है। अगर उनको पता ही होता तो वो अब तक कर नहीं चुके होते क्या काम को, हम लोग क्यों विरोध कर रहे होते। उनको तो यही नहीं पता कि रीड फर्स्ट में, रीड सेकंड जो लेवल है उसमें एनसीटी गाइडलाइन क्या है, बस अपने मन मर्जी पे चल रहे हैं। पर अब हम जगे हैं तो कोशिश करेंगे अब आंख खोल के चलें। पहले अंधकार में चल रहे थे। कई संगठन भी हैं ऐसे एग्रीकल्चर के, जो अब नाम तो क्या लेऊं, बहुत ही दिग्गज संगठन है। हालांकि मेरा कोई मतभेद नहीं है ऐसे लोगों से, रेस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भाई उन लोगों को भी ये चीज उठानी चाहिए, क्योंकि जब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, परिवार का मुखिया होता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, सभी सदस्यों का ध्यान रखे। ये नहीं कि खुद का ध्यान रखे, सभी का ध्यान रखे, तभी तो मुखिया है वो। तो लीडरशिप में भी जो लोग संभाल रहे हैं कमान, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भी लेक्चरर्स की इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, 28 साल बाद आई है, जितनी हमारी उम्र हो गई उतनी बाद वैकेंसी आई है, उतने ईयर्स के बाद में। तो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी गंभीरता से उसको एक बिल्कुल क्लीन करके वैकेंसी को पूरा किया जाए, कोई अड़चन पैदा नहीं हो। योग्यता के जब फॉर्म डाले थे उस समय भी ये चीज क्रिएट हुई थी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। अब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो तथ्य हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। कोई मुझबानी तो हम वर्बली तो विरोध कर नहीं रहे कि वर्बली हम नॉइज पोल्यूशन करके और ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हम भी लीगल एविडेंस लेकर के तो काम कर रहे हैं। और वो आप भी जानते हैं, सुपरवाइजरी वैकेंसी निकली थी कल, देख लिया होगा आप सभी ने, क्या विषय है, कितने कितने प्रश्न हैं, सिलेबस भी देख लिया होगा। और कई मेरे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, मेरे साथी विद्यार्थी नहीं सॉरी, जिन्होंने शायद सुपरवाइजर की कोचिंग भी चालू कर दी होगी, है ना, पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया होगा, बैच भी स्टार्ट कर दी होगी। तो पढ़ाओगे तो 3 ही विषय, आपसे बेहतरीन कौन जानता है। आप सुपरवाइजर में एंटोमोलॉजी पढ़ाओगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाओगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे, मैनेजमेंट पढ़ाओगे, इंजीनियरिंग पढ़ाओगे, बताओ। अब कई एमएससी वाले बच्चों का ये मत है कि सर एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक्स नहीं आती क्या, एक्सटेंशन नहीं आती क्या, आती तो है। आने को तो रेलवे की जो एनटीपीसी की एग्जाम लग रही है, जिनके 2 चरण पूरे होने को हैं, उनमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या उसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले को अलाउ कर दें? भाई क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेजर स्ट्रीम में माइनर स्ट्रीम के क्वेश्चंस आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आएंगे।
लेकिन ये थोड़ी है कि उसके चक्कर में आप योग्यता को ही बदल दो, वो तो गलत है। तो इसी को लेकर के हम लोग आपके सामने आज फिर मैं विचार प्रकट कर रहा हूं। एक और विचार था कि भाई एमएससी वाले बच्चों ने रिट लगा रखी है और लगभग प्रत्येक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा खासा पैसा दिया है। 400 के लगभग स्टूडेंटों ने रिट लगा रखी है एमएससी वालों ने, और लगभग अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो शायद 10 से 15 हजार रुपए के बीच में, जितना मुझे नॉलेज मिली है, क्लियर तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना मुझे इस खबर मेरे पास पहुंची है कि 10 से 15 हजार के बीच में पर कैंडिडेट ने पैसा दिया है। किस काम के लिए? कि एमएससी वालों को एलिजिबल माना जाए। क्या वो पॉसिबल है? वो भी यहीं बैठे हैं, मैं भी यहीं बैठा हूं, 2 दिन बाद उनका भी फैसला आ जाएगा। जब तो 400 की संख्या में है, वो उनकी स्ट्रेंथ 400 है, 400 स्टूडेंट है, हम तो उतनी नहीं है ना, हमारी तो संख्या वैसे ही कम है, संख्या बल में कम है हम, लेकिन संवैधानिक बल में हम मजबूत है। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली कोई एविडेंस नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, बस बच्चे कम हैं, बीएड नहीं होती, ये आर्ग्यूमेंट लीगल वे में काम नहीं करते। लीगल वे की आर्ग्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे जुडिशियल सर्विसेज में, तो वहां आपको प्रूफ रखने पड़ते हैं। न्यायपालिका एविडेंस के बेसिस पे काम करती है, कमेंट के बेसिस पे काम नहीं करती, गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशंस पे काम करती है। कुछ लोग कह रहे हैं आरपीएससी ने योग्यता निकाल दी कि भाई गवर्नमेंट की योग्यता है एमएससी रहेगी कृषि से, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि आरपीएससी से कि आप उन्हीं बच्चों को लो जिनकी डिग्री में एमएससी एग्रीकल्चर लिखा हो, बस इसके आगे वाले को मत लो आप। फिर देखता हूं कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो केवल एमएससी एग्रीकल्चर के नाम से डिग्री देता है और उनको योग्य मान करके इस वैकेंसी में ले लेते हैं। योग्यता एमएससी कृषि बता रहे हैं ना, तो एमएससी कृषि की तो कोई डिग्री ही नहीं है, उसके माइनर सब्जेक्ट में चलती हैं, उसके जो अंडर डिसिप्लिन उनमें चलती है। एमएससी कृषि की तो डिग्री नहीं है कोई। एमएससी कृषि इन हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, पीबीजी जो भी है, भाई एग्रीकल्चर की तो कोई डिग्री है ही नहीं स्पेशल, तो ये योग्यता ही गलत निकाल रखी है। इसमें जो ये कर रखा है कृषि से हो, ये भी नहीं कर रखा कि कृषि के संपूर्ण संकाय। आप योग्यता को उठा के देखना, उसमें ये लिख रखा है एमएससी प्लस समकक्ष विषय से और इसी के साथ साथ बीएड की डिग्री। और जो कोर्ट ऑर्डर की जो कॉपी आई उसमें आया है कृषि संकाय से स्नातकोत्तर। अब उसमें ये नहीं है कृषि संकाय में 17 विषय आते हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं भाई 3 विषय का जिक्र ही नहीं है, तो उसमें ये भी जिक्र नहीं है कि 17 विषय को जोड़ो, इसका जिक्र भी नहीं है। तो फिर 17 विषय को कैसे जोड़ा जा रहा है? उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? गलत हो, बस बेनिफिट खुद का होना चाहिए, वो तो गलत ही है। इस तरीके से चोरी करो ना, चोरी करना भी सही है इस तरीके से, तो क्योंकि उसमें पेट तो अपना ही भर रहा है, चोरी करने से पेट भरा है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, तो गलत ही रहेगा, क्राइम माना जाता है। तो एमएससी वाले जो हैं, भले रिट लगा दो, आज मेरे मत से सहमत नहीं हो, भले कोई दिक्कत नहीं है, मेरे विपक्ष में भी होंगे शायद, मेरा कोई उनसे व्यवहारिक मतभेद नहीं है, ये तो केवल सोच का है। उनके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, हमारे लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो करने दो, डिसीजन मुझे पता है क्या होगा। एमएससी बीएड का जो मैंने आपको बताया है, अपेयरिंग वाला जो मैटर है, इसमें बेनिफिट अपन को मिलेगा। दूसरा, 3 विषय का मैंने कल भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, 3 विषय को तो मैं लागू करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 विषय को तो मैं लागू करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि 3 विषय के पीछे मेरे पास बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत अच्छे मेरे पास प्रूफ है, जो 3 विषय को ही लागू करवाएंगे। कई सहपाठी मेरे मत, इनका स्पष्टीकरण ये रहता है कि सर सीट वैकेंट है तो एमएससी वालों को एलिजिबल करो। क्यों करो? कैसे कर देंगे एलिजिबल ऐसे? उनका मतलब तो ये हुआ कि सुपरवाइजर की योग्यता 11वीं 12वीं पास है,
किसी 11वीं पास वाले बच्चे ने फॉर्म भर दिया, 12वीं पास के बच्चे नहीं मिल रहे तो क्या करेंगे? 11वीं पास वाले बच्चों को दे देंगे क्या ज्वाइनिंग? पहली बात तो आपने गलत वे में फॉर्म भरा है। जब योग्यता एमएससी बीएड, आपने फॉर्म कैसे अप्लाई कर दिया? बिना बीएड आपने कैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया? क्राइम में तो वैसे ही फंस गए आप। अगर इसकी गहराई में जाओगे ना, हालांकि फॉर्म भरा है उसमें कोई बाइंडेशन नहीं है, लेकिन अगर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनली नजरिए से देखें तो आपने पहला क्राइम तो वही कर दिया। आपके पास एमएससी बीएड नहीं है, आपने फॉर्म क्यों भर दिया? फिर बड़ा क्राइम तो वही हो गया। अब फिर उसके बाद कोर्ट में और लगा रहे हो तो वो और भी बड़ा क्राइम हो रहा है। कम से कम जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर आकर के तो कार्रवाई करो, तब तो फिर लोग कोऑपरेट भी करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग कह रहा है, हम कुछ अलग फॉर्म भर रहे हैं, वास्तविकता कुछ अलग निकल करके आ रही है। तो एमएससी बीएड विद्यार्थी जो है 3 स्ट्रीम से, वो निश्चिंत रहें। आज जिन विद्यार्थी से, जिन हस्ती से मैं मिल करके आया हूं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। उन्होंने मेरे से यही कहा है कि 3 विषय लागू होंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना आप इस चीज के लिए। दूसरी बात, एमएससी बीएड अपेयरिंग वाले विद्यार्थी जो हैं वो चयन प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें बेनिफिट उसी को मिलेगा जो याचिकाकर्ता बनेगा, पेटिशनर बनेगा। अब आप देख लो करना क्या है। मैंने आपको इतना बता दिया। पैसे की जो बात है वो अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कि क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है। बाकी इतना कहूंगा कि आज सैटरडे हो गया, कल संडे, परसों मंडे, संडे और मंडे का मैं टाइमिंग लेकर के आया हूं मैं, कि 2 दिन का मेरे पास टाइमिंग है। उसके बाद में आगे का जो क्रियाक्रम है, प्रक्रिया है, प्रोग्राम है, वो उसके बाद में ही मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप निश्चिंत रहें कि अगर आप समर्थन देंगे तो श्योर 3 विषय लागू होंगे, भले ही सीट वैकेंट रह जाए, पर गलत और हाफ एलिजिबल व्यक्ति पोस्ट पे ना बैठे। एमएससी वाले कैंडिडेट्स को टीचिंग आता है क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड लेसन दिए हैं कभी टीचिंग स्कूल में जाके? कभी प्रिंसिपल स्कूल में जाके काम किया है? एमडीएम की रिपोर्ट बनाई है कभी? मिड डे मील का काम किया है? काम करते तो शायद ये विरोध नहीं करते कि बीएड वालों को अलाउ मत करो और एमएससी वालों को अलाउ करो। एक बार काम करके देखना 10-5 दिन। बीएड को जितने हल्के में ले रहे हो ना, गलतफहमी दूर हो जाएगी सर। तो जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, आपने 2 साल गवाए हैं, आपके गवाए नहीं है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आपने डिग्री लिया, वो खराब हम नहीं जाने देंगे। तो सभी जितने भी मेरे साथी हैं, बैचमेट, क्लासमेट, या जितने भी क्वालिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी में जो साथ में आ रहे हैं, सभी का स्वागत है। और आप अभी भी समय है 2 दिन का, जितने मैक्सिमम आप एमएससी बीएड 3 स्ट्रीम वाले बच्चों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको मैंने पुरानी क्लास में दे दिए हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप ले लेना क्लास में से कॉन्टैक्ट नंबर। नहीं, मैं बता देता हूं आपको, 8385817136, 8385817136 ये नंबर है। इन पे आप संपर्क करके डायरेक्ट आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है या अपना जो नाम है उसमें आप हमारे यहाँ दर्ज करा सकते हैं, और जो भी होगा, चार्जेस वगैरह जो भी होगा वो आपको पहले बता दिया जाएगा। लेकिन ये मान के चलना कि जब एमएससी वाले 400 कैंडिडेट हैं, वो जब 10 से 15 हजार दे सकते हैं, इतनी गैदरिंग होने के बावजूद भी हमारी संख्या कितनी है? लेकिन बारूद छोटी सी होती है, इसमें पावर इतना होता है कि वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी क्रैक कर देती है, तोड़ देती है। हम बारूद का काम करेंगे, लेकिन उतना पावर भी तो आए ना बारूद के अंदर। हमारे अंदर पावर आपके विश्वास से है, तो आप समर्थन दें। दूसरा, एक और विशेष मैं चर्चा आपके साथ में करूंगा कि कई लोगों में अभी भी भ्रांतियां चल रही है कि एमएससी बीएड लागू नहीं होगा, कोशिश करने से कोई मतलब नहीं है। देखो, जो अभी फिलहाल जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है, जिन लोगों ने
बीएड में एडमिशन फर्स्ट ईयर में भी लिया है और वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से ही हैं, वो भी याचिकाकर्ता बन सकते हैं, वो भी सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से केवल इसलिए नहीं कि हम लोगों को ज्वाइनिंग दो, नहीं, इसलिए कि भाई इस जो योग भर्ती निकली उसमें योग्यता को सुधारा जाए। दूसरा विशेष बिंदु जो सभी लोग देख रहे हैं उनके लिए है कि जब कृषि संकाय ही बना दिया तो कृषि संकाय में 3 विषय बना दिए सरकार ने, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान। अब जब संकाय बन गया, कृषि के ऊपर इतने जगह जगह किसान बिल के ऊपर विरोध हो रहे हैं, तो कम से कम राजस्थान में जो कृषि विषय है उसके ऊपर तो आप समझो, उस पर तो संज्ञान लो। कम से कम आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी की जो पोस्ट है उसको तो क्रिएट करो। गवर्नमेंट ने पहले तो 3 जो एग्रीकल्चर के पद थे उनको मर्ज करके 1 कर दिया। अब 3 भर्ती की जगह 1 भर्ती निकाल रही है। अब वो एग्रीकल्चर का टीचर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ाएगा, वही बायोलॉजी पढ़ाए, वही एग्रीकल्चर पढ़ाए। ट्रिपल बर्डन पड़ रहा है, ट्रिपल वजन पड़ रहा है। तो मैं ये भी अपनी जो एप्लीकेशन है, अपना जो ज्ञापन है, उसमें भी मैंने रखा है इसको कि कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान के जो पद हैं ये सृजित किए जाएं और आने वाली जो व्याख्याता की भर्ती है उसमें इनकी पोस्ट पे आवेदन मांगे जाएं और इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ के साथ एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि एग्रीकल्चर में केवल और केवल एग्रीकल्चर के ही विद्यार्थियों को एलिजिबिलिटी में माना जाए, उसके समकक्ष अदर किसी विषय के विद्यार्थी को नहीं माना जाए। जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से जगह निकलती है ARO ARO की, उसमें प्योर केमिस्ट्री वाले को समकक्ष मान लिया जाता है, और जब प्योर केमिस्ट्री की जगह निकलती है वहां एग्रीकल्चर को नहीं माना जाता एलिजिबल। ये तो खिलवाड़ है सीधा सा। भाई पहले चलो मानते हैं पहले कैंडिडेट नहीं थे एग्रीकल्चर के, इसलिए उन्होंने सीट फिलअप करने के लिए चलो केमिस्ट्री को ले लेते हैं। अब तो कैंडिडेट मिल गए, तो अब हम क्यों इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? अब तो हम वही करेंगे ना जो हमको स्पेशलाइजेशन में मिला है। हालांकि हमने 12वीं पास की, उस समय टीचर नहीं था एग्रीकल्चर का, लेकिन क्या हम उसी प्रकार से थोड़ी चलने देंगे स्थिति को? वैकेंसी निकाली गवर्नमेंट ने, तो वैसे प्योर केमिस्ट्री प्योर बायोलॉजी के छोड़ करके एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों में है। तो इन दोनों के पद को भी क्रिएट किया जाए। साथ के साथ योग्यता की जो बात है इन दोनों पदों में, तो कृषि रसायन विज्ञान में सॉइल केमिस्ट्री, आप जानते हैं सॉइल साइंस से MSc होती है, इसी के साथ साथ केमिकल साइंस से भी MSc होती है एग्रीकल्चर में, IRA में ब्रांच है उसका। तो केमिकल साइंस और सॉइल्स केमिस्ट्री के कैंडिडेट्स को एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की एलिजिबिलिटी में शामिल किया जाए और वही रखी जाए, केवल प्योर केमिस्ट्री को एलिजिबिलिटी में नहीं रखा जाए। दूसरा, एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी है उसमें प्लांट साइंस का जो पोर्शन है जिसमें ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, डिजीज, फिजियोलॉजी, जो भी चैप्टर आ रहे हैं उन सभी को एग्रीकल्चर बायोलॉजी में एलिजिबल माना जाए। लेकिन ये संभव जब है जब आप सभी लोग समर्थन करेंगे। अगर आपने समर्थन नहीं किया तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी की सीट पे प्योर केमिस्ट्री प्योर बायोलॉजी वाले विद्यार्थियों का बैठना बिल्कुल तय है, ये आप मान के चलें। क्योंकि अभी सॉइल केमिस्ट्री से जगह निकली थी ARO की, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के साथ साथ प्योर केमिस्ट्री वाले बच्चे भी बैठे हैं। 2 साल पहले जगह निकली थी सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर SSO की, ASO की, असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की जगह निकली थी। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर ने एग्जाम लगवाई थी। उसमें योग्यता क्या थी? उसमें भी प्योर बायोलॉजी वालों को लिया है। भाई लिया तो है ना, क्योंकि हमने विरोध नहीं किया इसलिए लिया है। शिकाश अगर हम विरोध करते तो क्यों लेते? जैसे रीट में विरोध किया है, फर्स्ट लेवल में अलाउ करो तो हो गया। देखो, तो हमारे विषय के बारे में तो हम ही सोचेंगे ना, वो थोड़ी ना कहेंगे कि हम सब एग्रीकल्चर में हमको अलाउ मत करो। वो तो चाहते ही है कि सब में अलाउ करो। तो सभी मेरे साथी हैं, विद्यार्थी हैं, भाई बंधु हैं, सभी से मेरा ये निवेदन है कि कल संडे और परसों मंडे
2 दिन का समय लिया है मैंने। उसके बाद मैं मेरा कार्यक्रम चालू करूंगा। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। कल को ये नहीं कहे उमाशंकर ने हमसे कहा नहीं, क्योंकि नौकरी मैं चाहता हूं सभी को मिले। दूसरी बात, जिन लोगों से मैं मिल के आया हूं उन्होंने यही प्रमुखता से कहा है इस चीज को कि ऐसे मामलों में, एलिजिबिलिटी के मामलों में और रिजल्ट के मामलों में या किसी योग्यता के मामले में पेटिशनर को ही ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। और कई भर्तियां ऐसी हैं जिसमें केवल पेटिशनर को ही बेनिफिट मिला है, याचिकाकर्ता को ही बेनिफिट मिला है। तो मेरा सोचना है कि मेरा कोई सहपाठी, कोई भाई बंधु रह रहा हो और उसका कंप्लीट हो डिग्री, तो वो साथ जुड़ सकता है, क्योंकि सबको नौकरी मिले ये हमारा भी सपना है। बाकी मेरा कोई ऐसा कोई संगठन तो है नहीं बेरोजगारों का। ये तो ठीक है भाई, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जुर्म सहना अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। आवाज नहीं उठाओगे तो लोग दबाते रहेंगे। हमने अदर्स विषय को इसमें एग्रीकल्चर में एलिजिबल मान रखा है, आवाज नहीं उठाई तो आज एग्रीकल्चर दुश्मन बन गई। एमएससी वाले एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। हालात इतने बुरे हो गए कि एमएससी वाले जो अदर सब्जेक्ट से हैं वो एग्रो, हॉर्टी, एनिमल हस्बेंड्री वालों से बात तक नहीं कर रहे। इतने बुरे हालात हो गए। रिश्तेदारी में, जैसे मैं एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी से एमएससी बीएड हूं और मेरे चाचा सॉइल साइंस से एमएससी बीएड है, तो वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे, आमने सामने भी नहीं बैठ रहे। इतने जाने दुश्मन बन गए केवल और केवल इस विषय को लेकर, जबकि ये योग्यता ही गलत है। हमने फूड तो खुद ने डाल रखी है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर में ही, एग्रीकल्चर किताब में ही इसको आप सपोर्ट नहीं करोगे, एग्रीकल्चर विषय में ही आप सपोर्ट नहीं करोगे, तो कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की वैकेंसी आने दो, फिर वहां आप सीट लेके दिखा देना अपने। फिर हम कौन सा समर्थन करेंगे आपका? हम भी नहीं करेंगे समर्थन, भुगतो। बाकी हम तो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वैलिड प्रूफ है। आप लोग सुपरवाइजरी परीक्षा देंगे ना, कोचिंग तो खोली रखी हुई शायद सभी ने, देख लेना आप क्या पढ़ा रहे हैं। वहां कोई सिंगल कैंडिडेट एग्रो, हॉर्टी, एनिमल हस्बेंड्री के अलावा अगर स्टैटिक्स पढ़ा है तो मेरे से कह देना, इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो मेरे से कह देना, नहीं पढ़ाएगा। मेरी खुद की कोचिंग है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और की तो मैं क्या कहूं। तो सभी विद्यार्थीगण इसको गंभीरता से लें और याचिकाकर्ता की जो सूची है उसमें अधिकतम विद्यार्थी जुड़े, ताकि सभी को बेनिफिट मिले, क्योंकि याचिकाकर्ता को ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, जितना मेरा मानना है, जितना उन्होंने मेरे से कहा है कि ऐसी स्थिति में अगर आरपीएससी रिजल्ट भी जारी कर देती है तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता के अनुपात में सीटें वैकेंट रखी जाएंगी। आपको एग्जांपल दूंगा इस चीज का। मैं डब्ल्यू की एग्जाम लगी थी अभी, उसमें लगभग 20-21 सीटों को वैकेंट रखा था, बाकी सभी को पोस्टिंग दे दी थी। क्यों रखा था 20-21 लोगों को वैकेंट? आरपीएससी को कैसे पता है कि हम 20-21 लोगों को वैकेंट रखें? क्योंकि उस रिट में जो रिट लगा रखी थी कैंडिडेटों ने, उसमें उतनी संख्या थी, 20-22 लोगों की संख्या थी रिट में, और उन्होंने उतने ही पद रिक्त सड़े। अब ये थोड़ी है कि फैसला रिट वालों के फेवर में आ जाए और बेनिफिट और सभी को दे दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे सुपरवाइजर का मैटर था, सुपरवाइजर की वैकेंसी में अभी रिजल्ट फर्स्ट बार डिक्लेयर हुआ, सेकंड बार डिक्लेयर हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी। क्यों? अगर ज्वाइनिंग दे देते तो रिट वाले बच्चों को ही सीट खाली छोड़ते, और रिजल्ट भी अगर डिक्लेयर हो जाता है ना आरपीएससी का, तो आरपीएससी से कोर्ट के ऑर्डर से हम लोग, हमारी जो पेटिशनर की संख्या है उतनी सीट अपन वैकेंट रखवा लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं पेटिशनर बनो, कम से कम वहां आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। कई ऐसे हैं जो ये सोच के बैठे हैं, अरे हमको क्या मतलब है, बेनिफिट सबको मिलेगा। भैया जी, जैसे रीट में मिला है, रीट का डिसीजन आ गया, सबके फेवर में आया है, तो भाई सबको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई ये आवेदन मांग नहीं रहे, आपसे फॉर्म नहीं मांग रहे, यहां हम हमारे संवैधानिक नियमों को मान करके, उनका सहारा लेकर के हम हमारी सीट को रिक्त रखवा रहे हैं। तो जितने लोग जुड़ेंगे गवर्नमेंट उतनी सीट रिक्त रखेगी।
गवर्नमेंट को होश आता है कि आप लोग घर पे बैठे हैं और आपकी सीट रिक्त रखे। गवर्नमेंट क्यों रखेगी रिक्त भाई? गवर्नमेंट क्या मतलब है? गवर्नमेंट के पास जितने ऑर्डर की कॉपी जाएगी, जितने कैंडिडेट होंगे उतने पद वो रोक देगी, उतने सीट वैकेंट रख देगी, बाकी का रिजल्ट जारी कर देगी, उनकी प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर रिजल्ट में कोर्ट का डिसीजन अपने फेवर में आता है तो ज्वाइनिंग हमको मिल जाएगी, नहीं आता है तो जो वेटिंग में बचे हुए हैं अदर बच्चे उनको चांसेस दे देंगे वो। इसलिए पेटिशनर बनो, कम से कम पेटिशनर से आपकी सीट तो रिजर्व रहेगी। ये क्लास में आपको इसलिए दे रहा हूं आज कि पेटिशनर बनने का बेनिफिट क्या है, इसलिए नहीं कि जो इनकम लगेगी, जो इकोनॉमिकली जो बर्डन आएगा वो कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिकल बर्डन तो आएगा, बिना पैसे के तो हम कोई काम ही नहीं करते, बिना पैसे के थोड़ी कर रहे हैं हम नौकरी, बिना पैसे के तो काम करते ही नहीं है, तो पैसे तो लगेंगे, सीधी सी बात है। जब हम पैसे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बिना पैसे काम थोड़ी होगा। लेकिन सीट हमको रखवानी पड़ेगी, पैसे भी कम होंगे, साथ के साथ आपकी सीट भी रिजर्व रहेगी। और ये आप मान के चलिए जिसने एमएससी बीएड कर लिया वो व्यक्ति पैसे में कमजोर नहीं है, कम से कम उतना कमजोर तो नहीं है जितना एमएससी वालों ने जो रेट लगा रखे हैं 10-15 हजार दे रखे हैं, उतना कमजोर तो कोई भी नहीं है भाई। सब लोग सक्षम हैं और नौकरी के लिए तो सब जगह से पैसा आता है, क्योंकि ऐसा इतिहासों में भी कहा गया है कि इस मनुष्य जीवन में दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे कर्म हैं जिनके लिए पैसा अगर आपके पास नहीं है तो कर्जा लेकर के भी आपको पैसे प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, क्योंकि जीवन जरूरी है। और वो दो चीज हैं, पहली शिक्षा और दूसरी चिकित्सा। शिक्षा और चिकित्सा इतनी जरूरी है जीवन के लिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कर्जा लेकर के भी काम कराना पड़ेगा। तो इतना तो कोई अमाउंट है नहीं कि आप और हम कर्जे में डूबे। एक प्रयास कर रहे हैं, देखो कोशिश सक्सेस हो जाए और होगी। जिस हिसाब से मैंने आपके सामने मेरे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं तो आपको भी इतना अंदाजा लग ही गया होगा कि भाई सुपरवाइजर के सिलेबस को आप देख लो। अगर मेरी बात से आपको ऑब्जेक्शन है ना तो सुपरवाइजर के सिलेबस को देख लो, आपके सारे गलत फहमियां, सारे कंफ्यूजन वहीं क्लियर हो जाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कम कोई गलत फहमी हो तो जेट का सिलेबस उठा के देख लेना, बच्ची कुछ कमी वहां क्लियर हो जाएगी। तो ये आज की क्लास का प्रमुख विषय था कि प्रैक्टिशनर आप बने। दूसरा कि बीएड के लिए जो अपेयरिंग से हैं उन बच्चों को चांस मिलेगा, डिसीजन बीएड के जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं उन्हीं के फेवर में आएगा। तीसरा 3 विषय को ही हम लागू करवाएंगे और लागू होके रहेगा। तो जितने भी मेरे सहपाठी हैं, जितने अधिक विद्यार्थी जुड़ सकते हैं उनको जोड़ो। और भी कई मुद्दे हैं, बाहरी राज्यों को कोटा फिक्स करो एग्रीकल्चर में। दूसरा कि भाई अदर स्ट्रीम के बच्चों को लिया जाता है उनको कम करो, उनको बंद कर दो बिल्कुल, या फिर उनका भी कोटा फिक्स कर दो। कोटा फिक्स करने से दिक्कत हो जाएगी, कोटा तो नहीं, कोटा फिक्स करने से तो फिक्स हो जाएंगे कि वो तो आएंगे ही आएंगे। कोटा तो फिक्स नहीं करवाना, बंदी करो बिल्कुल अदर विषय के बच्चों को। तीसरा कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान के पद सृजित करो, है ना। तो इस प्रकार की विचारधारा है तो मैं आपके साथ में मैंने स्पष्ट की है। और एक मेरा निजी आर्ग्यूमेंट ये है कि जो विषय 12वीं में नहीं चलते, अगर उन विषय का व्याख्याता अगर बच्चों को मिल जाएगा तो फिर अभी तो मैंने टेल लगाई है, अभी तो मेरा फोकस इस चीज पे है कि 3 विषय लागू करो। और अगर मान लीजिए 3 विषय लागू नहीं होते हैं और सभी को चांस दिया जाता है तो फिर अगला मेरा मुद्दा ये होगा कि 12वीं और 11वीं में जिन विषयों से एमएससी होती है 17 के 17 विषय वो चैप्टर सॉल्व कर दो। ऐसे नहीं तो ऐसे काम तो करना पड़ेगा, पोस्ट पे आए हैं तो काम तो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं, मेरे स्पष्टीकरण से सहमत हैं, कई चीजें मेरे से मिस हो गई, कई चीजें मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि सोशल साइट पे इतनी ज्यादा चीजें आउट नहीं कर सकते। तो अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं, हमारी बात आपको अच्छी लगी है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारा जो चैनल है इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक जरूर करें।
जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से रोज मिले, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। निश्चित रहना आप इस चीज़ के लिए, जितना होगा मेरे से मैं पूरा करूंगा। मैं तो इतना कहता हूँ, सुपरवाइजर का बैच में चला रहा हूँ, कृषि पर्यवेक्षक का, अगर उसमें मेरे पास 500 बच्चे हो गए तो मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा, पेटिशनर का एक पैसा भी नहीं लूंगा आपसे मैं, मेरे पास 500 बच्चे हो गए तो। इतनी मैं आपके लिए दरिया दिली दिखा रहा हूं। जुड़ो, पैसे की बात बाद में है, पहले जुड़ो, अपनी सीट रिजर्व रखवाओ, आरपीएससी को आपके ऊपर सोचने पे विवश करो कि हाँ मेरी सीट रिजर्व है, और अब मैं प्रयास करूं कि मेरी सीट मुझे कैसे मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप। अगर 500 बच्चे हो गए ना मेरे सुपरवाइजर के बैच में, तो निश्चिंत रहना मैं आपको आपके पैसे सभी को लौटा दूंगा। हालांकि पैसे लेने वाला मैं नहीं हूं, अभी वो सारा अपन लोग मीटिंग के करके और फिक्स करेंगे किसको पैसे देना है, कौन लीडरशिप में आगे रहेगा, कौन नेतृत्व निभाएगा, कौन किसके नाम से काम होगा, है ना। ये सारे काम आप लोग फिक्स करेंगे, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करने का। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, बची हुई बातों के साथ। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, अगर कोई मिसिंग हो गई हो, कोई अपशब्द निकल गया हो, आप लोग रजिस्टर्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है, बन भी गए हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर कोई ऐसी मिसिंग हो गई हो तो। बाकी फिर कहूँगा सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन एंड बेस्ट ऑफ लक।